देखिए बच्चों, अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है, सिनेप्टिक नॉब के थ्रू कैसे ये पास होता है। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले देखिए, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है, ऑलरेडी समझा दिया है। ये आपका, ये देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलरली प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो दिख रही ना आपको, ये बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो बीच में गैप आता है, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो दिख रही हैं, ये साइनेप्टिक वेसाइकल्स हैं। ये सारी की सारी साइनेप्टिक वेसाइकल्स हैं। तो क्या होता है समझिए, इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होगा। तो पहले तो ये इम्पल्स आया, समझे, जैसे ही इम्पल्स आएगा किसमें, ये साइनेप्टिक नॉब है एक्चुअली में, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये साइनेप्टिक नॉब है, ठीक है। तो जैसे ही इम्पल्स आएगा साइनेप्टिक नॉब में आएगा, तो यहाँ पे अब क्या होता है, कैल्शियम के चैनल ओपन हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम के चैनल ओपन हो जाएंगे। ये कहाँ है, ये बेटा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ध्यान रखिएगा। कहाँ है ये, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में है। ये कैल्शियम के चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और कैल्शियम अंदर जाने लगता है, तो इसको बोलते हैं इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम अंदर जाने लगता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। अब बेटा देखो, फिर थर्ड पॉइंट क्या है, ये देखिए, ये जो कैल्शियम है ये बाइंड करता है, ये कैल्शियम बाइंड करता है, ये देखिए, ये वेसाइकल से बताया था। ये जो वेसाइकिल हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर इनमें पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इन्हें साइनेप्टिक वेसाइकल्स कहते हैं। तो थर्ड में ये जो कैल्शियम है ये बाइंड करता है साइनेप्टिक वेसाइकल से, ध्यान रखिएगा। अब फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो साइनेप्टिक वेसाइकिल है, देखिए यहाँ पर साइनेप्टिक वेसाइकिल, ये जाएगी यहाँ पे और ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे फ्यूज हो जाएगी। साइनेप्टिक वेसाइकिल जाएगी और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाएगी। अभी बताया था, ये जो जगह आ रही है इसको क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो है अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देगी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसमें पाए जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स में अटैच हो जाता है। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पे अटैच होगा, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पे अटैच होगा, न्यूरोट्रांसमीटर, ये इसके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे और सोडियम का इन्फ्लक्स चालू हो जाएगा। देखिए, इसके पहले पोलैरिटी कैसी थी, अंदर की ओर पॉजिटिव और बाहर की ओर क्या था, निगेटिव। अब पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी और इसका इम्पल्स का कंडक्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हो जाएगी। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है पोलराइज्ड हो जाएगी, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंदर की ओर प्लस हो जाएगा और बाहर की ओर क्या हो जाएगा, माइनस, ध्यान रखिएगा। अंदर की ओर प्लस हो जाएगा, बाहर की ओर माइनस हो जाएगा, पोलैरिटी रिवर्स होगी इस तरह से, समझे। और नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए बेटा। देखो, मैंने बताया था ये क्या है, ये साइनेप्टिक नॉब है। यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो वेसाइकल्स दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनेप्टिक वेसाइकल्स। तो सबसे पहले देखिए, इम्पल्स का कंडक्शन होगा, इम्पल्स आएगा, कहाँ आएगा, साइनेप्टिक नॉब में आएगा। जैसे ही इम्पल्स साइनेप्टिक नॉब में आएगा, ये कौन सी मेम्ब्रेन बताइए, बोलो बच्चों, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के कौन से चैनल ओपन हो जाएंगे, बोलो बेटा, कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो जाएंगे, समझे। और जब कैल्शियम के चैनल ओपन हो जाएंगे तो क्या होता है, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम अंदर आने लगता है, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम होने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ये कैल्शियम, ध्यान से समझिए, जो ये कैल्शियम अंदर आया है ये साइनेप्टिक वेसाइकिल से अटैच हो जाएगा।
जब कैल्शियम साइनेप्टिक वेसाइकिल से अटैच हो जाएगा तो ये साइनेप्टिक वेसाइकिल जा करके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाएगी, और ये जो गैप दिख रहा है इसको हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज कर देगी। ये है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर आकर के अटैच हो जाएगा। जब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे अटैच होता है तो इसमें पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, और सोडियम का क्या होने लगेगा, इन्फ्लक्स होने लगेगा, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी और ये पोलराइज्ड हो जाएगी। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी, और इम्पल्स का कंडक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? अब बोल रहे हैं भैया ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका होता क्या है, क्या होगा? तो बोल रहे हैं जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है ना, इसमें ये डिग्रेड हो जाता है, और डिग्रेड होकर के वापस इसको भेज दिया जाता है साइनेप्टिक नॉब में, वहाँ ये रिकंस्ट्रक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, पहले तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, भाई देखिए यही तो था, न्यूरोट्रांसमीटर रह कहाँ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रह गया, तो यहीं पे इसका ब्रेकडाउन होता है, ये डिग्रेड हो जाता है। तो बोल रहे हैं ये देखिए एक एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे एसिटाइल कोलिन लिया हुआ है, ये ब्रेक हो जाएगा एस्टिक एसिड एंड कोलिन में। बेटा इसको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम लगता है इसे ACH ईस्ट्रेज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहले ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, डिग्रेड होकर के ये एस्टिक एसिड और कोलिन बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बोलो बच्चों, ACH ईस्ट्रेज, समझे? अब इसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ फिर से ये रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, फिर से ये एस्टिक एसिड और कोलिन को जोड़ करके ACH एसिटाइल कोलिन बना दिया जाएगा, समझे? वापस से इसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। तो ये मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, ये यहीं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, ACH ईस्ट्रेज, समझे? और यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो बोलो बेटा क्या क्या बनाएगा, एसिटिक, हाँ एस्टिक एसिड प्लस कोलिन बना देगा। फिर ये एस्टिक एसिड और कोलिन कहाँ भेज दिया जाएगा, साइनेप्टिक नॉब में भेज दिया जाएगा। साइनेप्टिक नॉब में फिर से ये रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, एस्टिक एसिड और कोलिन आपस में मिल करके क्या बना देगा, एसिटाइल कोलिन बना देगा। ठीक है, चलिए चलो देखो बच्चों, इधर देखिए, इधर सभी लोग देखिए। तो टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, बेटा इधर देखो, एक मिनट के लिए देख लो। न्यूरोट्रांसमीटर में पहला है एड्रीनेलिन, दूसरा है नॉर एड्रीनेलिन और तीसरा है ग्लूटामेट, समझो इसको। अब एक्साइटेटरी, मान लो आप एक्साइटेटरी, कुछ देख करके एक्साइटमेंट आ जाए। मान लो आप रास्ते से आ रहे हो, मैं कल कार से जा रहा था तो ऐसे लगा लकड़ी पड़ी हुई है सड़क के रास्ते में, देखा सांप बैठा हुआ था, जीभ निकाल रहा था। अबे मैं कार में बैठा था, तब मैंने कार इधर से कर ली जल्दी से। कार में तो क्या ही होएगा, सोचो, है ना? भले ही वो काटे ना काटे, मगर हम लोग, वो भी डरता है, हम लोग भी डरते हैं, है कि नहीं? तो आप ही मान लो जा ही रहे हो, अक्सर आजकल बारिश के समय देखना, मेरे भी घर में गार्डन है तो एक आधा घूमता हुआ मिल ही जाता है, तो उसको बोलते हैं नाग। क्या बोलते हैं? नाग दिख जाएगा तो तुम्हें क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन हो जाएगा, है कि नहीं? मान लो तुम आराम से सुबह ऐसे जा रहे हो, एक दिन तो मैंने एक अपनी बालकनी का दरवाज़ा खोला, बाउंड्री है, बाउंड्री में ऐसे बैठा हारा एकदम, लो हमने बहुत ही धीरे से, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, बहुत ही धीरे से बंद करके हम वापस चले गए, दूसरा रास्ता ले लिया हमने। तो जैसा कि आपने देखा कि नाग को देखोगे, अरे देखो बेटा सुनो, अरे सुनो इधर देखो, नाग को देखोगे तो तुम्हारे अंदर एक्साइटेशन आ जाएगा। इतना मानते हो कि नहीं मानते हो, है कि नहीं? अब कोई हम खानदानी सपेरे थोड़ी ना कि नाक डाल के घूमे और एक्साइटेशन ही नहीं आएगा। हम लोग तो सामान्य लोग हैं, काटे ना काटे मगर भागते तो तुरंत है ना, देख कर ये भैया सांप है, दूर दूर से निकलना, है कि नहीं? तो बेटा ये देखो, ये है नाग, ये देखो नाग, NAG, लो हो गया खत्म, समझे? तो एक्साइटेटरी का फॉर्मूला क्या है, नाग, लो। अब नाग को देखोगे तो एक्साइटेशन आ जाएगा, बस क्यों इतना मेहनत करोगे, बैल के जैसे याद करोगे, भूल जाओगे, हम बताए दे रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला है, देखिए, नॉर एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन एंड ग्लूटामेट। भूल जाओ तो याद कर लेना, क्या याद कर लोगे, नाग। ठीक, अब ये देखो, ये तो बहुत ही आसान है,
दो जी हैं अगल बगल, तो एक जी स्क्वायर फिर एस डी कर लेना, हम एस टी हैं ये एस डी है ना। तो ध्यान रखना इसका फार्मूला है जी स्क्वायर एस डी। तो इसमें क्या आ जाएगा, फिर देखो बेटा लिख के तो वही देंगे ना, लिख के तो वही देते हैं आपको ऑप्शन में, आपको तो निशान लगाना सीखना है, समझ रहे हो ना बात को। तो पहला है गाबा, जी ए बी ए, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, समझे। दूसरा क्या है, ग्लाइसिन। तीसरा है सेरोटोनिन और चौथा है डोपामाइन। अब बस एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि 3 बार जी हो गया, एक तो नाक में और इधर, तो एक जी को पूरी तरह से याद कर लो, ये है ग्लूटामेट। उसके बाद वाले जो जी आ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा ये सारे इनहिबिटरी हो जाएंगे, समझ में आया। तो मैंने आपको बता दिया दो तरीके के होते हैं, एक तो एक्साइटेटरी और दूसरा इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी का फॉर्मूला क्या बताया है, नाग। नाग मतलब एन मतलब बोलो बेटा नॉर एड्रीनेलिन, ठीक है, और फिर ए मतलब बोलो, और जी मतलब बोलो ग्लूटामेट। अब यहाँ आ जाइए इनहिबिटरी। इनहिबिटरी का फॉर्मूला क्या बताया है, जी स्क्वायर एस। बस ये फॉर्मूला ऐसा ना बेटा, जो ऐसी चीजें होती हैं, आप देखो सबसे पहले अगर सेलेक्ट होना चाहते हो ना, तो पहचान लो खुद को कि तुम क्या कर सकते हो एफिशिएंटली और क्या नहीं कर सकते हो, ये जानना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। देखो बेटा मेहनत मालूम है, मेहनत तो गधा भी बहुत करता है, बैल भी बहुत करता है। हम लोग क्या बैल के बराबर स्ट्रेंथ होती है, मगर इंसान उनसे सुपीरियर है, क्यों, क्योंकि उसके पास दिमाग वो ज़्यादा लगाता है। तो जब आप पढ़ते हो ना, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई मत करिए, दिमाग के साथ पढ़ाई करिए कि आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, इस पे हमेशा वॉच करिए। आप क्या काम करें जिससे आपके सिलेक्शन, आपका पहले तो कट ऑफ क्लियर हो जाए, और अगर लग रहा है श्योर कि अब आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो फिर आप ट्राई करिए कि नहीं हमारे और अच्छे नंबर आ जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए। और अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो कोशिश करो ना भैया एम्स मिल जाए, है ना, एम्स मिलने लगे तो और भी अच्छा होगा। ऐसे ये सिस्टम होता है, ये मेथड होता है। आप ऐसा ना कोशिश करिए कि सीधे मैं एकदम एम्स की तैयारी 700 लाऊंगा तो 720 लाऊंगा, नहीं तो 70 में खुश रहूंगा, है ना, ऐसा मत सोचिए कभी भी। हाँ, पहले यही सोचो भाई, जैसे समझिए कहीं मान लो आप वैसी जर्नल ट्रेन नहीं होती हैं, वैसी वाली ट्रेन जो चलती हैं, पैसेंजर ट्रेन क्या बोलते हैं उसको, है ना, जिसमें सब डब्बे में ऐसा ही होता है, कोई रिजर्वेशन नहीं होता, उसमें घुस गए तो पहले क्या सोचोगे कि बैठ जाएं, बैठने के लिए जगह मिल जाए, और बैठ जाओगे तो फिर धीरे 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 जब कोई नहीं होगा तो लेट भी जाएंगे, है कि नहीं। एक बार लेट गए तो लेट गए, सीट किसी की थोड़ी ना होती है। हाँ आइए, तो चलिए वैसा ही इसमें होता है। तो चलो बोलो बोलो बेटा जवाब दो। एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी का फॉर्मूला बोलो, नाग। एन बोले तो, ए बोले तो, और जी बोले तो। इनहिबिटरी का भी फॉर्मूला बोल दो, फिर से जी बोलो तो, फिर जी, और फिर एस, फिर डी। फिर बोले टर्म्स एंड रूल रिलेटेड विद द नर्व इम्पल्स कंडक्शन। तो बोले भैया यूनी डायरेक्शनल होता है। सबसे पहला क्या है आपका, यूनी डायरेक्शनल। फिर ये क्या है सर, ऑल और नन ला। ये कह रहे हैं जैसे कि ये बताओ बच्चों, मान लो हमारा कट ऑफ गया 500, समझे, तो जिन जिन बच्चों के 500 नंबर होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, और जिनके 500 नंबर नहीं होंगे वो सेलेक्ट नहीं। तो अब कट ऑफ सर, कट ऑफ आपने नर्वस सिस्टम में कहाँ कट ऑफ बताया है, तो बताइए नर्वस सिस्टम में क्या कट ऑफ बताया है, थ्रेशोल्ड इम्पल्स, याद आ रहा है कितना बताया था, बोलो बेटा -60 टू -55 मिली वोल्ट, ठीक है। तो रूल बताया था कि बेटा जब ये इम्पल्स, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नंबर ले आए हम सेलेक्ट हो जाएंगे, हमें एक खास नंबर को क्लियर करना पड़ेगा जिसे कट ऑफ कहते हैं, समझे। तो बोल रहे भैया वैसे ही नर्व इम्पल्स के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी भी इम्पल्स में नर्व एक्साइट हो जाएगी, एक पर्टिकुलर इम्पल्स में ही एक्साइट होगी, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, थ्रेशोल्ड इम्पल्स। तो अगर थ्रेशोल्ड इम्पल्स मिलेगा तो सारी की सारी नर्व एक्साइट होगी, बट अगर थ्रेशोल्ड इम्पल्स नहीं मिलेगा तो कोई भी एक्साइट नहीं होगी। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑल और नन ला। थ्रेशोल्ड इम्पल्स पे सभी नर्व एक्साइट होंगी, नहीं तो कोई भी एक्साइट नहीं होगी। फिर बोले साइनेप्टिक डिले। तो देखो बेटा मैं काफी देर से आपको समझा रहा हूं, ये देखिए आपको याद होगा, ये है साइनेप्टिक नॉब है,
क्या याद है? इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या है? ये है पोस्ट साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। बीच में जो जगह होती है इसको क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, समझे? तो न्यूरोट्रांसमीटर जब यहाँ से यहाँ जाता है, या नर्व इम्पल्स जब यहाँ से यहाँ जाता है, तो कुछ तो टाइम लगेगा ना, है ना? तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन में जो टाइम गैप आएगा इसी को बोलते हैं डिले, साइनेप्स में होने वाला डिले, तभी इसको बोल देते हैं हम लोग साइनेप्टिक डिले। ठीक है, तो देखिए ये लिखा है टाइम लैग, जो टाइम आता है, डिफरेंस आता है इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम प्री टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब बेटा कल आपको बताया था कि ये जो साइनेप्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक तो केमिकल साइनेप्स और दूसरे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। दोनों में खास डिफरेंस होता था। यहाँ पे एक जंक्शन पाया जाता था, इस जंक्शन को क्या बोलते थे हम लोग? गैप जंक्शन कहते थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक जंक्शन पाया जाता है, इसको गैप जंक्शन कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सीधे आता था और एज सच ट्रांसमिट होता था। ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कितनी बताई थी? 2 नैनोमीटर, जबकि यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कितनी बताई थी? 20 नैनोमीटर। याद आया ना? तो भैया एक तो ये गैप भी ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे पहले न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, वो रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर उसे रिसीव करेंगे, पोलैरिटी को चेंज करेंगे, फिर आगे आपका इम्पल्स ट्रांसमिट होगा। मगर यहाँ क्या होता था? इम्पल्स एज सच ट्रांसमिट हो जाएगा, समझे? तो यहाँ पे साइनेप्टिक डिले ज़्यादा होगा और यहाँ पे साइनेप्टिक डिले कम होगा। देखो कई रीज़न है। यहाँ पे अगर पूछा जाए क्यों ज़्यादा होता है, आप ही सोचो, पहले तो गैप ही ज़्यादा है, यहाँ पे गैप कम है। यहाँ पे गैप जंक्शन होता है, सीधे सीधे चला जाएगा। अगर पूछ ही लें, एसर्शन रीजन में पूछ ही लें कि बताओ क्यों यहाँ ज़्यादा होता है और यहाँ कम होता है, समझे? तो यहाँ पे एक तो गैप ज़्यादा है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे, यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट की वैल्यू कम है। यहाँ गैप जंक्शन है जिससे सीधे सीधे चला जाएगा, जबकि यहाँ पे कोई गैप जंक्शन नहीं है, समझे? यहाँ पहले वो आएगा इम्पल्स, फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर उसको रिसीव करेंगे और उसके बाद फिर वो आगे जाके कंडक्ट होगा, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, समझे? तो ये जो साइनेप्टिक डिले होता है, क्या मैंने बताया? नर्व, बेटा क्या होता है साइनेप्टिक डिले? नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिट होता है कहाँ से कहाँ पे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, इसी को बोलते हैं हम लोग साइनेप्टिक डिले। और ये किस में ज़्यादा होता है? केमिकल साइनेप्स में ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कम होता है। अब आ जाइए साइनेप्टिक फैटिग। बोल रहे भैया यूज हो गया सारा का सारा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या होता था, सुनिए ध्यान से। क्या होता है? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर आता है, कहाँ आता है? यहाँ पे। सर न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ आता है, इस जगह को क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है, तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिएट ईस्ट्रेस। मान लो एसिटाइल कोलिन था, तो एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन होगा पहले तो, और डिग्रेडेशन होगा तो क्या क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड प्लस कोलिन बनाएगा। फिर ये एसिटिक एसिड जाएगा वापस से साइनेप्टिक नॉब में, ये एसिटिक एसिड यहाँ बनेगा, कोलिन यहाँ बनेगा, और ये एसिटिक एसिड और कोलिन वापस यहाँ जाएगा, साइनेप्टिक नॉब में जाएगा और रिकंस्ट्रक्ट होगा। समझ रहे हो ना? तो अब हर चीज में एक टाइम लगता है, समझो। मान लो आपके घर में चाय रखी थी, 10 कप चाय रखी थी, आपने सारी 10 कप चाय जो है खर्च कर डाली, या 10 कप कॉफ़ी रखी थी आपके पास, समझे? 10 कप पूरी खर्च कर डाली। फिर अब उसके बाद दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करोगे, नई कॉफ़ी जब तैयार होगी, समझे? तो कुछ बीच में टाइम तो आएगा ना, तो वो टाइम गैप आएगा भैया। अब वो कोई बोले कि भैया कॉफ़ी लाओ, उसी समय जब 10वां कप आपका ख़त्म हो जाएगा उसी समय बोले कॉफ़ी दो, तो उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पे समझो कॉफ़ी की जगह तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं,
तो एक लेवल ऐसा आ जाएगा लगातार नर्व इम्पल्स कंडक्शन से कि न्यूरोट्रांसमीटर बीच से सारे सारे गायब हो गए, समझे। तो अब वहाँ पे बोल रहे हैं थक गया है, ये जो साइनेप्स है ना ये थक गया है, फैटीग आ गया है। वापस से अब जब न्यूरोट्रांसमीटर इसमें सारे स्टोर होएंगे ना तब तो ये आगे ट्रांसमिट करेगा, नहीं तो तुम भले ही इम्पल्स, आप भले ही इम्पल्स भेजते रहिए, क्या ये ट्रांसमिट करेगा आगे? कैसे ट्रांसमिट करेगा? मान लो कॉफ़ी है तो कॉफ़ी बढ़िया, आप वैसे अगर पानी वाली पीते हो तो जल्दी बन जाएगी, मिल्क वाली पीते हो, झाग बना के पीना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लगेगा, और थोड़ा चॉकलेट पाउडर डाल दिया जाए तो और भी अच्छी लगती है ऊपर से, है कि नहीं। हाँ, तो आइए वापस यहाँ पे, मतलब कई तरीके की होती, सीधे पानी वाली, सीधे पानी में पी लो, है ना, एकदम कड़वी कड़वी लगती है, मगर जब पियोगे कई बार तब फिर उसकी आदत पड़ जाएगी आपको, सीधे जो पानी में बनती, चीनी भी नहीं पड़ती है, कॉफ़ी और पानी। हाँ, खराब नहीं, जब टेस्ट आने लगेगा ना तो वही अच्छी लगने लगती है, ये जान लीजिए। एक्चुअल में कॉफ़ी वही होती है, ये जो हम लोग मिल्क विल्क मिला के, चीनी वीनी मिला के शरबत बना देते हैं ना, डिश बना डाला, उसे मीठा बना लिया है, समझे। चाय का भी ओरिजिनल जो चाय पी जाती है वो पानी और चाय ही होती है, वो तो हम लोगों ने उसको डिग्रेड कर दिया है। और वो भी ये वाली चाय थोड़ी ना, पत्ती वाली ज़्यादा अच्छी होती, पत्तियाँ ही सीधे सीधे होती, बहुत तरीके की वैरायटी होती। एक्चुअल में चाय में मिल्क डालना नहीं चाहिए, मगर हम लोगों तो उसमें भी स्वाद के लिए मिल्क को भी काफ़ी खौलाते हैं, है ना, ताकि अच्छा टेस्ट आ जाए, बढ़िया टेस्ट आ जाए, तब माहौल बनता है वो वाली चाय पीने का। ऐसे थोड़ी ना चाय पियेंगे हम लोग, तो ओरिजिनल चाय कुछ और थी, हम लोगों ने उसे कुछ और बना डाला है। हाँ चाय का शरबत बना दिया है, शरबत क्या, वो मिल्क डाल करके अलग ही डिश बना दी है। कई लोग तो मीठी होती है, अच्छा टेस्ट आता है इसीलिए पीते हैं उसे। अगर सीधी चाय पिला देना उन लोगों को, छुएंगे नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे वो लोग कभी, ओरिजिनल जो चाय होती है। तो खैर आओ देखो, सुनो ध्यान से, मगर कॉफ़ी आप पी सकते हैं, ओरिजिनल जो कॉफ़ी पानी में, उसका थोड़ा स्मेल अच्छी आती है, चाय की तो स्मेल भी बदबूदार आती है मालूम है, और उसका टेस्ट बहुत ख़राब टेस्ट आता है। कॉफ़ी का थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है और आदमी को आदत लग सकती है। देखो ध्यान से सुनो, तो बताया क्या, साइनेप्टिक फैटिग, तो भैया वो समय जब पूरे न्यूरोट्रांसमीटर खर्च हो जाएंगे तब ये थक जाएगा और नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा जब तक वापस इसे न्यूरोट्रांसमीटर ना मिल जाए। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, साइनेप्टिक फैटिग बोलेंगे। अब आ जाइए नर्वस सिस्टम, अब इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पूरा डिटेल में डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। तो पहले तो इसे याद कर लो, सारे के सारे पार्ट्स अभी सब लोगों को याद करने हैं। तो सबसे पहले होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले बोलो बेटा, नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 क्या है आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और नंबर 2 क्या है आपका, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, सोचो ना, ये ब्रेन है और रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। तो दो पार्ट होते हैं, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, फिर से, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ध्यान रखिएगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में फिर से दो पार्ट आ जाते हैं, नर्व्स आ जाती हैं, एक तो क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं और दूसरी स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा बोलो बेटा, एक तो क्रेनियल नर्व्स और दूसरी स्पाइनल नर्व्स। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फिर से दो पार्ट होते हैं, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो शुरुआत से चलिए रिवाइज करिए, याद करने की कोशिश करिए। तो बोलो बेटा, सबसे पहले नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, दो। नंबर 1 बोलिए और नंबर 2 बोलिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, नंबर 1 बोलो और नंबर 2 बोलो। अब इधर आ जाइए, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, नंबर 1 बोलो, नंबर 2 बोलो। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, नंबर 1 बोलिए और नंबर 2 बोलिए। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, नंबर 1 बोलो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड, फिर से चलिए ट्राई करिए, देखिए याद हुआ है कि नहीं हुआ, याद हुआ है, बिना देखे बोलने की कोशिश करिए, यहीं पे याद करते करके जाया करिए, कुछ काम मत छोड़िए, घर में जाके रिवाइज करिए, जो आपको मटेरियल मिला है उसके क्वेश्चन लगाइए, फिर उसका टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद देखिए क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, और इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा जरूरी है जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं
उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में या जहाँ पे आपने नोट्स बनाए ना उसमें नोट करिए। सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी के जो गलत वाले क्वेश्चन है ना उनको जरूर नोट करिए। आप जब मटेरियल भी स्टडी मटेरियल आपको मिला है उसको भी जब आप सॉल्व कर रहे हैं ना तो उसके जो है क्वेश्चंस नोट करिए जो आपके गलत हो रहे हैं। सबको एक जगह करना है। आपको पेपर से पहले पहले तो समझिए, पेपर से पहले आपको 10 चीज़ें रिवाइज नहीं करनी। ध्यान से समझिए, आपको एक चीज़ रिवाइज करनी, तो सब चीज़ ना एक जगह पे लिख दीजिए, अपने नोट्स में लिख दीजिए जो आप सबसे ज़्यादा पढ़ते हो। अब आप बुक से पढ़ रहे हो, आप बुक में लिख लीजिए, पेज में लिख करके चिपका दीजिए, आप उसमें स्टेपल कर दीजिए या चिपका दीजिए जो आपको ठीक लगे, समझे, वहीं पे आप कर लीजिए सब कुछ एक जगह। क्योंकि कोई एक ही चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा बार रिवाइज करते हैं। पहले तो देखो समझो, अगर नीट में सेलेक्ट होना चाहते हो तो पढ़ने से काम नहीं चलेगा। रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, जितनी बार आपका रिवीजन होता है ना उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर होगा। क्योंकि आपको आता है, अरे भैया सब लोग 11वीं 12वीं पास हो, आता है आपको, समझिए आता है, मगर उस समय एट ए टाइम एग्जैक्ट नहीं याद आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे ये कंफ्यूजन हम लोग दूर करें? तो बस इसका एक ही तरीका है, आप उसका कई बार रिवीजन करेंगे, कई बार टेस्ट देंगे, टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको देखेंगे। केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है तो उसको सॉल्व करिए, बायो का है तो याद करिए, उसमें क्या ही करेंगे याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है, समझे। फिर वही है ना, और गलत ऐसा ही होता है कि दिल बोलने लगता है ना, जब ये आंसर नहीं याद आता है तो दिल बोलने लगता है, दिमाग बोलने, यही होगा। और ज़्यादातर तुम देखना, आप लोग देखिएगा कि जब ये होता है कि यही होगा वो -1 ही देके जाता है। हाँ, ये नसीब है हम लोगों का। चलिए आइए बेटा, देखो आ जाओ, जवाब दो। याद करने की मैंने कहा ना, यही देखो, क्लास का काम ये नहीं है कि हमने आ लिया, आ गए, अपना नोट्स बना लिए और एक बार थोड़ा सा पढ़ लिया। नहीं, आप ये कोशिश करिए कि मुझे यहाँ पे याद भी हो जाए। जब एक बार यहाँ याद होगा, घर में फिर से रिवाइज करोगे, क्वेश्चन करोगे, तब कुछ कुछ समझ लो आप आगे बढ़ रहे हो। ये समझ लीजिए, हल्के में मत रखिए इसको। चलो आइए जवाब दीजिए। बताओ, नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 बोलो, नंबर 2 बोलो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फिर से 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 बोलिए और नंबर 2 बोलिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 बोलो, नंबर 2 बोलो। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 बोलो, नंबर 2 बोलो। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 बोलो, नंबर 2 बोलो। याद हुआ बच्चों? चलिए ठीक है। देखो बेटा, इधर देखिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेन की। ब्रेन का वेट कितना होता है? तो वेट है आपका 350 टू 1400 ग्राम्स। इसका वेट है 1350 से 1350 टू 1400 ग्राम। और फिर भी कह रहे हल्का महसूस होता है। क्यों हल्का महसूस होता है? क्योंकि बेटा ये फ्लोट कर रहा है, इसके चारों ओर CSF भरा हुआ है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रेन का, ऑल्दो ब्रेन का वेट आप समझिए लगभग 1.5 किलो है, आपके यहाँ पे कभी महसूस होता है? गर्दन, एक किताब आप रख लीजिए, आधा किलो की किताब रख लीजिए सर पे, तो हमेशा महसूस होगा कि मैंने सर पे कुछ रखा हुआ है, समझ लीजिए। मगर ये 1.5 किलो का दिमाग लेकर के घूमते हैं। वेरी करता होगा ना यार, किसी का खोपड़ी थोड़ी बड़ी, किसी की खोपड़ी थोड़ी छोटी, तो थोड़ा बहुत वजन में भी फर्क आता होगा, समझे। खैर, तो देखिए यहाँ पर, तभी देखो बोल रहे हैं लगभग, थोड़ा वेरिएशन तो ये भी दिखा ही रहे हैं। तो 1350 से 1400 होता है, ठीक है, मगर फिर भी हल्का महसूस होता है। क्यों हल्का महसूस होता है? क्योंकि चारों ओर क्या भरा होता है? CSF भरा होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। फिर बेटा प्रोटेक्शन के लिए बोल रहे हैं, एक तो सबसे बाहर इसमें ब्रेन बॉक्स होता है। ब्रेन बॉक्स को हम लोग क्रेनियम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्शन के लिए इसमें ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम पाया जाता है। और कवरिंग्स कौन कौन सी होती हैं? मैनिंग्स पाई जाती हैं इसके चारों ओर। इसकी चारों ओर जो कवरिंग होती है मेनिंजीज बोलते हैं, सिंगुलर इसका मैनिंग्स है, समझे। बेटा इसको याद रखने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो, पैड है, PAD पैड, ये लीजिए, इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, ध्यान रखिएगा। तो मैंने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है इसको याद रखने के लिए, पैरामीटर, एरेक्नॉइड एंड डायामीटर।
यहाँ आ जाइए, यहाँ पे ये ब्रेन है, ये सारा मैंने एक बताया है, इनको हम लोग ठीक से देख रहे हैं। तो ये सबसे पहले देखिए अंदर वाली पाया मैटर होता है, यहाँ पे देख लीजिए सबसे अंदर जो है ये पाया मैटर पाया जाएगा। ये वेस्कुलर होता है, वेस्कुलर होता है, और यही बनाता है कोरोइड प्लेक्सस बनाता है, ध्यान रखिएगा। इट फॉर्म्स कोरोइड प्लेक्सस, ये जो कि यही बेटा कोरोइड प्लेक्सस होते हैं, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं। और ये देखिए इनसाइड था ना, बताया था अंदर से हम लोग देख रहे हैं इसको, तो ये इनसाइड है और इसी के अंदर ब्रेन पाया जाता है। और जो पाया मैटर होता है, पाया मैटर के सब ऊपर जो है एरेक्नॉइड मैटर पाया जाता है। देख रहे हैं ये एकदम जाल के जैसा दिखाई दे रहा है। तो स्पाइडर वेब रेटिकुलर, बेटा रेटिकुलर का मतलब ये होता है जाल। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सा जाल के जैसा दिखता है, तो आंसर है एरेक्नॉइड मैटर, ये जाली के जैसा दिखेगा, जैसे स्पाइडर वेब हो वैसा दिखाई देता है। और बोल रहे हैं कैसा होता है, फाइब्रस होता है, ठीक है। और सबसे बाहर की ओर ड्यूरा मैटर होता है, किसका बना होता है, ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये कहाँ अटैच होता है, यही क्रेनियम को टच करता है, समझे। अब बोल रहे हैं देखो बेटा, ड्यूरा मैटर के नीचे जो जगह आती है इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। पूछ लिया जाता है इसमें क्या भरा होता है, तो इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड या ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भरा होता है। तो ड्यूरा मैटर के नीचे जो स्पेस आएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब ड्यूरल स्पेस बोलेंगे। क्या भरा होता है इसमें, तो इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भरा होता है। यहाँ आ जाइए एरेक्नॉइड मैटर, एरेक्नॉइड मैटर के नीचे जो स्पेस आता है इसको क्या बोलते हैं, सब एरेक्नॉइडल स्पेस बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, सीएसएफ एंड वेन्स पाया जाता है, ठीक है। तो बोलो बच्चों जवाब दो शुरुआत से कि वेट का मतलब ब्रेन का वेट कितना होता है, तो बोलिए हाँ 1350 से 1400, बट फिर भी ये हल्का महसूस होता है। क्यों हल्का महसूस होता है, क्योंकि क्या भरा होता है यहाँ पे, हाँ सीएसएफ पाया जाता है। अब आ जाइए तो सबसे बाहर कवरिंग के लिए क्या पाया जाता है, ब्रेन बॉक्स या इसी को क्या बोलते हैं, हाँ। अब इसके बाद इसमें लेयर्स पाई जाती हैं, कवरिंग्स पाई जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं, मेनिंजीज बोलते हैं। और इसको सिंगुलर क्या हो जाएगा, मेनिंग्स हो जाएगा। बताया तो बेटा इनसाइड टू आउटसाइड, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पैड। तो पैड पी मतलब क्या हो जाएगा आपका, पाया मैटर, फिर एरेक्नॉइड, फिर ड्यूरा मैटर। तो यहाँ आ जाइए, ये सबसे पहले क्या है, पाया मैटर। देखो वेस्कुलर, मस्कुलर मतलब ब्लड की सप्लाई है प्रॉपरली, तो वेस्कुलर होता है और यही बनाता है कोरोइड प्लेक्सस। अभी हम लोग ब्रेन वेंट्रिकल में देखेंगे कहाँ कहाँ होते हैं कोरोइड प्लेक्सस, समझे। और ये जो कोरोइड प्लेक्सस होते हैं इन्हीं का काम होता है, क्या काम होता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन करना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करना। सेकेंड ये जो मेनिंजीज होती है ये क्या होती है आपकी, एरेक्नॉइड होती है। एरेक्नॉइड मैटर कैसी होती है, फाइब्रस है और ये रेटिकुलर है, जाली के जैसा, नेटवर्क के जैसा है। और कैसा जाल बनाएगा, स्पाइडर वेब। और सबसे बाहर की ओर क्या पाया जाएगा, ड्यूरा मैटर पाया जाएगा, समझे। ये किस चीज का बना होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किससे अटैच होता है, क्रेनियम से अटैच होता है। ध्यान रखिएगा ड्यूरा मैटर के नीचे जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे क्या फिल होता है बताइए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हुआ होता है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भरा होता है। और एरेक्नॉइड के नीचे जो स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब एरेक्नॉइडल स्पेस। इसमें क्या पाया जाता है, सीएसएफ एंड वेन्स पाया जाता है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको।